अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो एक खालिस्तानी समागम में गए और वहां पे खालिस्तान सपोर्टर्स ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पर ये जस्टिन ट्रूडो बार बार ऐसी हरकतें करते क्यों हैं? देखो, इसके पीछे इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स इन कनाडा। वो कैसे है? देखो, 2021 में इलेक्शन होते हैं और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है लिबरल पार्टी। वो उन्हें पूर्ण बहुमत मिलती नहीं है, इसलिए वो अलायंस बनाते हैं न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, जिसका लीडर है जगमीत सिंह जिम्मिंग। देखो, अभी ना ये 2025 में इलेक्शन है, इसलिए जस्टिन ट्रूडो क्या चाहता है कि वो इसके साथ में लड़े, यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और लिबरल पार्टी साथ में रह के इलेक्शन लड़े, ताकि वो कंजर्वेटिव पार्टी को हरा सके। कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर है पियर पॉलिवर, और भारत भी यही चाहता है कि कंजर्वेटिव पार्टी जीते, क्योंकि इसमें भारत का फायदा है। क्योंकि जिस तरीके से हरकतें हैं जो जस्टिन ट्रूडो की, वो इंडिया के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली है। अमृतपाल की कहानी तो आपने सुनी होगी, लास्ट ईयर इसे अरेस्ट कर लिया था, खूब दौड़ाया था इसने। इसके ऊपर एनएसए लगाया, नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये 1980 का एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और अभी ये जेल में बंद है, असम की डिब्रूगढ़ जेल है उसके अंदर बंद। यानी अमृतपाल सिंह को एज अ लीडर देखा जा रहा है कि वो इनको कमांड करेगा। बट मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर खालिस्तान का इशू ऑलमोस्ट डेड है कब से। पर ये फिर बार बार न्यूज में क्यों आता है, क्यों खबरें आती हैं बार बार खालिस्तान की? ये इसलिए आती हैं बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज इंवॉल्व हैं? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएसए, कनाडा और पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। तो ये सब है, इनके हाथ में ना खालिस्तान का लीवर है। जैसे जब भी कुछ होता है कि अगर कंट्रीज के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ये खालिस्तान का लीवर दबाते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं। जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, ऐसे लोग फिर खालिस्तान को दोबारा उठाना स्टार्ट कर देते हैं। आज इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बट ये कहानी शुरू कैसे होती है? खालिस्तान, आखिर खालिस्तान का मतलब क्या होता है? देखो, खालिसा यानी खालसा, ये होता है प्योर, इसका मतलब होता है प्योर। और इसकी शुरुआत होती है गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, यानी 1699 में। और उसके बाद आपको पता ही है कि उन्होंने सीधा ये चीज ऐलान कर दी थी कि मेरे बाद कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो गुरु नहीं होगा। उसके बाद जो लिविंग गुरु होंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी होंगे। बट कहानी आगे बढ़ती है 1921 के लाहौर सेशन से। जो कांग्रेस का लाहौर सेशन था, उसमें मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी। अब इसमें कुछ ऑपोजिशन वाले भी थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुस्लिम लीग वाले, उन्होंने अलग डिमांड रखी। बी आर अम्बेडकर साहब जो दलितों के लिए फाइट कर रहे थे। और तीसरा आता है मास्टर तारा सिंह, उन्होंने डिमांड कर दी थी सिकिस्तान की। यानी इम्प्लाइड था, वो एक्सप्लिसिट नहीं था, बट सिकिस्तान वहां से स्टार्ट होना, आप कह सकते हो कि जो ओरिजिन है वो 1921 है। बट मैं इससे और पीछे जाना चाहूंगा। देखो, जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी पॉलिसी हमेशा एक दूसरे को लड़वाने वाली रही है। क्योंकि ब्रिटिशर्स की आप कोई भी पॉलिसी देख लो, जैसे 1905 का अगर मैं पार्टीशन की बात करूं, उसके बाद 1909 यानी मॉडले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था, और उसके बाद 1919 का, और फिर तो ये सिलसिला चलता चला गया। तो यानी उनकी पॉलिसी हमेशा से कैरेट और स्टिक वाली रही है। और उन्होंने सिख्स को काफी ज्यादा आर्मी में रिक्रूट किया। जो सिख्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई पार्टी नहीं थी, इसलिए अकाली दल का फॉर्मेशन होता है। और 1925 में वो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, जो आपको पता है, क्योंकि उससे पहले उदासी महंत थे, वो गुरुद्वारे को कंट्रोल करते थे, और जितना भी कुछ भी अगर इनकम होती थी वो उनकी इनकम होती थी, तो करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी, इसलिए एसजीपीसी का गठन किया गया। एसजीपीसी यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसका गठन होता। और ना अकाली दल जो है उसका काफी ज्यादा कंट्रोल एसजीपीसी पे था। अब कहानी आगे बढ़ती है पार्टीशन की तरफ, यानी 1947। उस टाइम पे आपको पता है आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर हैं, उनके पास ये सिक्स कुछ अपनी डिमांड लेकर के जाते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे पंजाब को भी अलग से बनना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अपना पाकिस्तान बनाना चाह रही है, हिंदुओं का इंडिया भारत हो गया, और फिर सिक्स कहाँ जाएंगे? बट कांग्रेस ने इस डिमांड को नकार दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि ये आज तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, कहीं ये रिलीजन बेसिस पे ना हो जाए। बट अगर मैं लिंग्विस्टिक की बात कर ही रहा हूं, तो 1920 में यानी 1920s के अंदर एक कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के लिए 21 यूनिट्स में उसे लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दिया था। अब उन्हें अब मना कर रहे हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करने के लिए। इसलिए कहीं ना कहीं ये सिक्स सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात थी। इसलिए कहीं ना कहीं पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था और उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। अब यही आंध्रा मूवमेंट भी चल रहा था। आंध्रा मूवमेंट जो देखते हुए, देखो, काफी ज्यादा डिमांड्स बढ़ती जा रही थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, धार कमीशन। 1948 में कमीशन आता है, जिसकी रिपोर्ट ये कहती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स हम नहीं बना सकते। फिर दोबारा गवर्नमेंट एक और कमेटी बनाती है, जेवीपी कमेटी। उसमें भी यही निकल करके आता है कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को नहीं बना सकते। अब आंध्रा मूवमेंट चल ही रही थी कि एक निर्माण हो जाता है, यानी एक गठन होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी 1953 का था ये।
इसमें ये अगस्त में आता है और अक्टूबर में आंध्र प्रदेश बन जाता है। फिर 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का। उसके तहत 14 स्टेट्स और 6 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज बनती हैं। बट यहीं पंजाब को मना कर दिया जाता है कि आपको पंजाब अलग से नहीं दिया जा सकता लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ये उनकी डिमांड को और प्रोवोक करता है। बट जब ये डिमांड्स बढ़ती जा रही थी तो मजबूरन गवर्नमेंट क्या करती है कि 8 जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्हें इकट्ठा करके मर्ज कर देती है और उसका नाम होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू। अब डिमांड तो बढ़ रही थी बट इससे ना पंजाबी यानी जो अकाली दल थे वो खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अलग से पंजाब चाहिए था, पंजाबी सूबा चाहिए था, तो वो तो उन्हें मिला नहीं, इसलिए उनकी डिमांड कंटिन्यू रहती है। और जब वो देखते हैं कि 1960 में बॉम्बे भी बाइफरकेट हो जाता है और नागालैंड का क्रिएशन हो जाता है, तब वो इस चीज की डिमांड उनकी खालिस्तान में तब्दील होने लगती है। तो न्यू न्यू स्टेट्स बन रही थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बन रही थी, एथनिक बेसिस पे बन रही थी, बट पंजाब यानी जो अकाली दल की डिमांड थी उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। 19 साल तक ये लड़ाई चली। उसके बाद फाइनली 1966 में गवर्नमेंट गेव है और फिर पंजाब का ट्राइफरकेशन होता है। हालांकि ये सिक्स के सेंटिमेंट्स को और हर्ट करने वाली बात थी। क्यों? क्योंकि देखो, हरियाणा हिंदी मेजोरिटी 3 स्टेट निकल करके आती हैं। एक है पंजाब सिख पॉपुलेशन जिसमें थी, एक आ गया हरियाणा हिंदी पॉपुलेशन, और फिर एक जो हिली पार्ट था उसे हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया तो वो हिमाचल प्रदेश बन गया। तो ट्राइफरकेशन होने के बाद पंजाब खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि पहला रीजन ये कि चंडीगढ़ एक डुअल कैपिटल बना दी गई हरियाणा और पंजाब की, वो चाहता था कि चंडीगढ़ पंजाब को मिले। और दूसरी चीज कि हरियाणा में भी कुछ पंजाबी पॉपुलेशन थी, तो वो एरिया भी वो चाहते थे कि अकाली दल की वो पंजाब के साथ मर्ज हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए उनकी डिमांड ये और ज्यादा बढ़ती चली गई। अकाली दल की पंजाब में पकड़ना बहुत मजबूत थी और इससे कांग्रेस बड़ी नाखुश थी क्योंकि वो पंजाब में अपनी होल्ड बना नहीं पा रही थी। 1966 में यानी इंदिरा गांधी की बात है, जनरल इलेक्शन होते हैं 67 के, उसमें तो उन्हें मेजोरिटी मिल जाती है, बट पंजाब में वो पकड़ नहीं बना पा रही थी। इसलिए उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था यानी वो पंजाब में पकड़ बना सके। तो 1966 में ही ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जानबूझ के डेलिबरेटली पंजाब हरियाणा में इसलिए करवाया गया क्योंकि वहां पे यूपी बिहार से जब पॉपुलेशन आएगी तो डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हिंदी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी और उनके पास वोट्स आ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं पंजाब और हरियाणा की, वहां पे चावल की खेती नहीं हो सकती थी, क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं है। वो किसी और जगह करा सकते थे बट प्रेफरेबली वहीं चूज क्यों किया उन्हें? पंजाब यानी अकाली दल हो गया, ये तो बड़े नाखुश थे इस चीज से क्योंकि एक तो ट्राइफरकेशन हो गया, ऊपर से चंडीगढ़ वाला इशू था, और तो और हरियाणा में भी कुछ ऐसी पॉपुलेशन थी जो पंजाब थे तो वो भी नहीं मिला। इसके चलते बात पहुंचती है 1973 के आनंदपुर रेजोल्यूशन की, जहां पे कुछ उनकी डिमांड्स होती हैं। यहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लीडर इसे मैन्युपुलेट करते हैं और अपनी तरफ से डिमांड रखते हैं। इंदिरा गांधी को चाहिए था कि कांग्रेस पंजाब में आए और अपनी पकड़ बनाए, बट ऐसा हो नहीं रहा था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन भी करा दिए थे। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी की, तो वो डाइजेस्ट कर नहीं पा रही थी कि पंजाब में उनकी पकड़ नहीं बन पा रही। इसलिए वो एक ऐसे संत को लेकर के आते हैं जिसका नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाला। कहानी यहां से स्टार्ट होती है खालिस्तान की। कांग्रेस तो लेकर के आई थी भिंडरावाले को, बट बाद में क्या होता है, ये फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर बन जाता है, ये उन्हीं के खिलाफ काम करने लग जाता है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत बन जाती है। 1982 तक आते आते हालात ये हो जाते हैं कि हरमिंदर साहिब में वो इतने ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन इकट्ठा कर लेता है और वहां से बहुत सारे अपने कैंपेन चलाता है। अब फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर क्यों बन गया है? क्योंकि 23 जून 1985, ये दिन आपको याद होगा, एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी 182 उसे बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगस्त 1986 की, तो 13th आर्मी चीफ थे एएस वैद्या, उनका मर्डर करा दिया गया। और उसके बाद 1995 में आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह, उनका भी मर्डर कर दिया था। तो ऐसे इतना ज़्यादा खालिस्तान का इशू बढ़ता चला गया कि उसे कंट्रोल कर पाना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए कहानी आती है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, जो कि आप इस सबसे वाकिफ होंगे कि 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार एक नेल इन द कॉफिन था और इवन ये सिख सेंटिमेंट्स को और ज़्यादा हर्ट किया उसने। तो अगर मैं बात करूं अकाली दल की, तो वो सरकार से काफ़ी नाखुश थी, इसलिए वो हाथ मिला लेते हैं भिंडरनवाले से। और भिंडरनवाले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा था, वो रेडिकल हो रहा था। 1982 तक हालात ये थे कि उसने आर्म्स एंड एम्यूनेशन इतने ज़्यादा हरमंदर साहिब में इकट्ठा कर लिए थे कि उससे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। अब सरकार ये सब देख रही थी, उसने 2 साल तक तो कोई एक्शन नहीं लिया।
1984 यानी 10 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। आर्मी 89 सोल्जर्स मरते हैं, 249 इंजर्ड हो जाते हैं और 493 मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। बट इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं किसने ये राय दी थी, इसे फ्लश आउट करना भिंडरन वाले को ज़रूरी था, बट जिस तरीके से किया वो सिख सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात थी और उसके बाद तो इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब अंजाम क्या था इसका? रिजल्ट ये था कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही 2 बॉडीगार्ड ने उनको मार दिया। इसके बाद एंटी सिख राइट्स हो जाते हैं और बताया जा रहा है ऑफिशियली जो है कि 8000 सिख्स मारे गए थे इसमें। उस टाइम पे बहुत बुरा हाल था, बहुत सारे सिख्स को मारा गया और खालिस्तानी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। उसके बाद 1985 के एयर इंडिया के जो बॉम्ब से उड़ा दिया था, उसके बाद 1986 में एएस वैद्या को मार दिया और बेअंत सिंह का 1995 में मर्डर कर दिया था। और काफ़ी ज़्यादा खालिस्तानी रिसोर्ट कर गए थे वेस्ट की तरफ, यानी कनाडा, यूएसए, इन कंट्रीज। 1971 में आपको पता है कि इंडिया ने बांग्लादेश बना दिया था, इससे पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तो 1971 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो इंडिया का एक पार्ट तोड़ देंगे। ये बात हो रही थी पंजाब की। तो ये रिवाइवल होता कैसे है? बहुत सारी कंट्रीज है, इसमें जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करूं एक मिलिटेंट आउटफिट की, मिलिटेंट ही बोलूंगा मैं उसे, वो सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन है जो है न्यूयॉर्क, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब ये ना कनाडा में रह करके बहुत सारे ऐसे अनाप शनाप बोलता है इंडिया के बारे में, एंटी हिंदू एलिमेंट्स को प्रोवोक करता है। तो इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये तो थी सिर्फ कनाडा की बात। ऐसे और भी कंट्रीज हैं, जैसे यूके की बात करूं तो वहां पे एक खालिस्तानी चैनल है, खालिस्तानी टीवी चलाता है, उसका नाम है अवतार सिंह खंडा और उस पर परमजीत सिंह पम्मा है, वो भी आगे स्पीच देता है। जर्मनी में एक लीडर है जो खालिस्तानी सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करता है, वो है गुरमीत सिंह बग्गा। अगर मैं कनाडा की बात करूं, जो सिक्स फॉर जस्टिस है, इसकी जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है? ये आती है सीआईए द्वारा और जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं इनसे ये फंड करते हैं। और एक और है इंडिया में, अगर मैं बात करूं एक फाउंडेशन की, वो है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। इसका जिक्र भी आपने सुना होगा। जब फार्म लॉज आए थे तो वो भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स से, जिन्होंने इस चीज़ को, फार्म लॉज को प्रोवोक किया था, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे काफ़ी ज़्यादा हवा दी थी। उसमें एक डॉक्यूमेंट्स भी एक्सपोज हो गए थे जिसे हम टूल किट कह रहे थे, आपने शायद सुना हो। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, ये फंड करती है जितनी भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हो रही हैं, जितने भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सबको ये फंड करती हैं। पंजाब में खास तौर से जैसे गन कल्चर, वायलेंस, ड्रग्स, इन सबको यही फंड करती है। ये जो पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके लीडर हैं अनीता लाल और धालीवाल। और अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है अमर खालिस्तानी, उसका लीडर है, नाम है लश्कर ए खालसा। ये जो आप फंडिंग देख रहे हो अमृतपाल को जो मिली थी, जो बॉडीगार्ड उसके चल रहे थे, जितनी भी फंडिंग हो रही थी ये पाकिस्तान द्वारा हो रही थी, लश्कर ए खालसा द्वारा। तो अगर मैं पंजाब की प्रॉब्लम की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे स्पेसेस क्रिएट हो चुके हैं। पंजाब को ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन की, जहाँ की वो स्पेस जो है वो फुलफिल हो पाए, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस वॉइड भी है। और तो और रिलीजियस वॉइड क्यों कहूँगा मैं, क्योंकि आपको पता है 2015 का बरगारी इंसिडेंट, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और अभी पीछे एक और इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई थी। तो सिक्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं, जिसकी वजह से ऐसे इशू और आते रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इसी के चलते, जो 2015 का इंसिडेंट था, बरगारी इंसिडेंट, उसमें जो एक एक्यूज था प्रदीप सिंह उसका नाम है, उसको गोल्डी बरार ने गोली भी मार दी थी। तो अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, जो खालिस्तानी हैं, ये आकर के अपना बदला लेंगे। अब अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो फिर ऐसी एक्टिविटीज होनी तो लाजमी है। पंजाब को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर मिले, क्योंकि वहां पे ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये ड्रग्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 1979 से, जब रशिया आया था अफगानिस्तान पे इन्वेड करने के लिए और वापस चला गया था। फिर सीआईए ने फंडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी और पाकिस्तान को बोला था कि तुम ड्रग्स, रशिया की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स में इन्वॉल्व करो ताकि उनकी जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाए। इसके बाद जब रशिया तो बैकआउट कर लेता है, उसके बाद जो ड्रग्स हैं वो पंजाब में बेची जानी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1984 के दंगों के बाद ना, 1990s का जो टाइम था वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का टाइम था। अब इसमें ड्रग्स की, क्योंकि किसी का भाई मरा था, किसी की बहन मरी थी, किसी के माँ बाप चले गए थे, तो बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में थे। उन्हें कोई मीडियम था और वो ड्रग्स उनको दे दिया गया और पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। तो पंजाब के अंदर खालिस्तान ऑलमोस्ट डेड है ऐसा है नहीं। ये बार बार जो जियो पॉलिटिक्स की वजह से मैंने आपको बताया कि बाहर के कंट्रीज वाले हैं, ये इस लिवर को दबाते रहते हैं और एंटी इंडिया एलिमेंट्स को एक्टिवेट करते हैं और खालिस्तान इशू को दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें भारत भी जुड़ा हुआ है।
वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इन चीज़ों को दबाया जाए, इन चीज़ों को परमानेंटली ख़त्म कर दिया जाए। आपका क्या कहना है? क्या वाकई में खालिस्तान रिवाइव हो रहा है? क्या हमें कुछ और कड़े एक्शन लेने चाहिए? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बताना क्या ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं।